नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 14 जून और आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर हम लोग चर्चा करें, लेकिन इसके पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है कि आपकी आगामी जो भी बड़ी परीक्षाएं हैं या छोटी परीक्षाएं हैं, उन सभी परीक्षाओं में आपका करंट अफेयर्स का एक भी प्रश्न गलत नहीं होने पाए। चाहे बात आपके आरओ की हो, चाहे यूपी पीसीएस की हो, चाहे उत्तराखंड पीसीएस की हो, चाहे बिहार पीसीएस की हो, यूपीएससी का हो या कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल फैक्चुअल सारे प्रश्न मैं कराता हूं आपके हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, चाहे वह एसएससी बैंकिंग रेलवे का एग्जाम क्यों नहीं देते हो, सभी के पॉइंट ऑफ से मैं आपको करंट अफेयर्स कराता हूं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं, अपेक्षा करता हूं कि आप इसको बड़ी बात देखते होंगे, सुनते होंगे और खासकर अगर पीसीएस मुख्य परीक्षा देते होंगे आप लोग, तो वहां पर भी कई सारे डेटा हमारे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं आपके, इसीलिए मैं डिटेल्स में चीजों को कराता हूं। तो आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने हित मित्र और जो भी सगे संबंधी हो उनको वीडियो पहुंचा दीजिए, खासकर गांव के उस अंतिम छात्र तक जिसे कोई खास सुविधा नहीं मिल पा रही है, कोई मैगजीन नहीं मिल पा रही है, उस तक ये वीडियो हमारा पहुंचे और उसको एक बड़ा बेनिफिट इसका मिल सके। चलिए आइए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आज का करेंगे रिवीजन, यानी कि जो हम लोगों ने कल पढ़ा था। नंबर एक पॉइंट, भारत का सामाजिक सुरक्षा दायरा 2015 में 19% से बढ़कर 2025 में 64.3% हो गया है, यानी कि जो सोशल सिक्योरिटी थी उसमें बढ़ोतरी हुई है। आप जानते होंगे सरकार के 11 साल हो गए हैं, हालांकि इसके पहले मैं सूचना आप जानते होंगे कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश हो गया, अपने आप में एक बहुत बड़ी दुर्घटना रही है। एयर इंडिया का प्लेन था, अपने आप में क्या कुछ खामियां रही हैं, क्या कैसे रही हैं, जांच जारी है प्रॉपर तरीके से, लेकिन देश के सामने एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई जहां पर जो है लगभग 200-250 से लोग ऊपर थे और जिसमें छोटे बच्चे भी थे, बड़े बुजुर्ग भी थे, ठीक है। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री भी शामिल थे उसमें और कई सारे लोग थे जिनकी हृदय विदारक जो है घटना हुई एक तरीके से, और वो लोग सभी लोग मारे गए अपने आप में। ये एक बड़ी दुखद घटना है, तो हमारी शोक संवेदनाएं जो है सभी परिजनों के साथ में है, उन मृत आत्माओं के साथ में है, इनको ईश्वर मोक्ष की प्राप्ति कराए। और एक्चुअली में क्या है कि ये जो दुर्घटना होती है, प्लेन एक सबसे सेफ जर्नी मानी जाती है जहां पर दुर्घटना के चांस बहुत कम होते हैं, रेयर होते हैं, मतलब होता ही नहीं है, ना के बराबर होता है। लेकिन जब प्लेन क्रैश होता है तो फिर बचने के चांस भी उतने ही कम हो जाते हैं। तो ये एक बड़ी दुर्घटना रही। हालांकि ये एक लंबी दूरी का प्लेन था, आप सभी लोग जानते होंगे, क्रैश था एक लंबी दूरी का, और ये आज तक कभी क्रैश हुआ नहीं दरअसल अपने आप में। इसका जो सक्सेस रेशियो है ना 100% माना जाता है, लेकिन क्या खामी रही, क्या टेक्निकल फॉल्ट रहा, कैसे रहा, क्योंकि रनवे पर उड़ान भरने के लगभग आई थिंक 59 सेकेंड, विद इन 59 सेकेंड जो है ये उड़ा और नीचे जो है मतलब ऊपर गया, और ऊपर जाने के बाद आपने देखा होगा कि जैसे ही ऊपर गया और उसके बाद इसकी जैसे इंजन की इसकी जो क्षमता थी, इसकी जो शक्ति थी, पावर थी, क्या हुई, एकदम से डाउन हो गई और ऊपर जाने के बजाय ये नीचे आ गया। हालांकि कहा जाता है इसमें 2 इंजन होते हैं, एक इंजन जब फेल हो जाता है दूसरा इंजन काम करता है, लेकिन आप देखिए दुर्भाग्य देखिए, जो भी देखिए कि क्या दोनों इंजन इसके क्या कहते हैं फेल हो गए। हाउ इट्स पॉसिबल अपने आप में, है ना। ये बड़ी हृदय विदारक घटना है। हमारे मित्र हैं वो यहीं पर उस टाइम जो है सब इंस्पेक्टर हैं, तो उनसे बात हुई तो बता रहे थे कि सर मतलब इतनी ज्यादा भयावह स्थिति थी कि वहां पर जो जाता था उसकी आंखों में आंसू आता था। नवजात शिशु थे, कुछ लेडीज प्रेग्नेंट भी थी उसमें से, है ना। ये एक बड़ी दुर्घटना थी। डेड बॉडीज सीट में चिपकी हुई मिली। कह रहे थे कि लोग जो हमारे रूपा जो है मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी भी डेड बॉडी जो है सीट से चिपकी हुई मिली। एक बहुत बड़ी दुर्घटना थी। हालांकि सरकार को इस पर व्यापक स्तर पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे ही रेल दुर्घटनाएं भी होती हैं टेक्निकल फॉल्ट की वजह से। ये जो टेक्निकल फॉल्ट होते हैं इस पर सरकार को बहुत तेजी के साथ विकास करना चाहिए। हम तेजी के साथ विकास कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, एआई से लेकर के न जाने क्या क्या टेक्नोलॉजी हमारे पास आ रही हैं। आखिर हम इन टेक्निकल फॉल्ट्स को कब खत्म कर पाएंगे, ये एक सोचनीय विचारणीय विषय है। इस पर मुझे लगता है सरकार को व्यापक स्तर पर काम करना चाहिए। और इसके अलावा जो भी लोग दोषी पाए जाते हैं ऐसे में, चाहे वो दुर्घटना कोई भी हो, ठीक है, चाहे वो कोई बड़ा ओवर ब्रिज गिर जाता है, चाहे कोई सड़क दुर्घटना होती है, रेल दुर्घटना होती है, कोई भी दुर्घटना होती है, उसमें जो दोषी पाए जाए होते हैं
मुझे लगता है उनको सीधे फांसी की सजा होनी चाहिए, इससे कम कुछ होना नहीं चाहिए और इस पर व्यापक जो है बड़े कदम उठाने चाहिए सरकार को। देखते हैं कि इसमें क्या कुछ आगे होता है, लेकिन दिक्कत यही है कि जब तक न्यूज़ में चर्चाओं में चीज़ें रहती हैं तब तक हमारे जहन में दिमाग में रहती हैं चीज़ें, और जैसे वो कुछ दिन बीतता है हम उसे भूल जाते हैं। लेकिन यह भूलने की प्रवृत्ति जो हमारे भीतर की है ये बहुत गलत है। हम अपने इतिहास से, हम अपने जो है चीज़ों से सीखते हैं, जानते हैं। इस पर मुझे लगता है सरकार को व्यापक स्तर पर करना चाहिए। फिलहाल डिकोड एग्जाम और मैं पूरे इसके साथ मैं जो है शोक संवेदना में व्यक्त करता हूँ कि उनके जो भी परिजन थे उनको ईश्वर शक्ति दे, इस दुख की घड़ी में उन्हें आगे बढ़ने का हौसला दे, और जो भी मृत लोग हैं उनकी आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 2, भारतीय सेना के जवान मंगोलियाई सैनिकों व अन्य देशों की सेना के साथ एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान कष्ट में भाग लेंगे। ठीक है, ये मंगोलियाई और जो है क्या कहते हैं भारतीय सेना के मध्य में होगा। इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए पहला प्लांट 2023 में शुरू किया गया था और दूसरा प्लांट जो है 2025 में शुरू किया गया है। दोनों प्लांट की कैपेसिटी 350 किलोमीटर प्रतिदिन है अपने आप में। ठीक है, ये एक बड़ी बात है। ये किलोमीटर होना गया, एक बार जरा इसको चेक कीजिएगा प्लीज, इसको ये पॉइंट जरा चेक करिएगा। चलिए आगे। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के ILO स्टेट डेटाबेस के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2015 में 19% से बढ़कर 2025 में 64.3% हो गया है, जो पिछले एक दशक में 45% अंकों की अभूतपूर्व वृद्धि है। यह प्रश्न मैंने 2 बार करा दिया था कल, हालांकि एक बार इसको हटा दिया था। चलिए, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के अवसर पर दुर्लभ खगोलीय घटना हुई जिसमें आसमान में स्ट्रॉबेरी मून को चांदनी बिखरते हुए दिखे। कुछ देशों में इसे हार्ट मून, रोज मून और मिड मून कहा जाता है। ये जो घटना भी हुई थी मैंने कल इसको समझाया था आपको। श्रीलंका सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल BKGM लसांता रेड्डिग्रो भारत और श्रीलंका के मध्य द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना और आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए 14 जून तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। ठीक है, तो आज लास्ट डेट है इनकी। ठीक है, चले जाएंगे फिर उसके बाद। चलिए आगे। गर्मी बहुत है, आप लोग प्लीज स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। बताइए, मैं क्लास दे रहा हूं, एसी चल रही है, उसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि हार्ट अटैक आ जाएगा, इतनी गर्मी है। चलिए, स्टूडियो जो है ना धधक रहा है, इतनी गर्मी हो रही है। आप लोग भी अपने जो है चीज़ों को ध्यान रखिएगा। पानी खूब पीते रहिए, लिक्विड वाली चीज़ें खाइए, आमपना पीजिए, सत्तू पीजिए, है ना। सत्तू को लोग आजकल देख करके तो भाग जाते हैं, नए लोग तो बिल्कुल नहीं पिएंगे, लेकिन सत्तू का इस्तेमाल खूब करिए, नींबू पानी का इस्तेमाल खूब करिए, है ना। और हाँ, बाहर की बर्फ जो है जो आप खाते हैं ना सबसे हानिकारक है आपके लिए, मत खाइएगा। जो गोल वो नहीं आता है, वो क्या कहते हैं, वो जो रगड़ करके उसको बर्फ का गोला जो आप लोग खाते हैं, बहुत नुकसानदेह है भाई साहब वो। ठीक है, मत खाइएगा उसको, वेरी वेरी हार्मफुल। आपको खाने का शौक है तो आप घर पे अपने फ्रिज में आइसक्रीम जमा लीजिए, आप बर्फ जमा लीजिए, आइसक्रीम जमा लीजिए, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, आप ज्यादा मत कुछ करिए, कोल्ड कॉफी पी लीजिए ज्यादा शौक है तो, है ना। चलिए, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने रेलवे की 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। पहली परियोजना 133 किलोमीटर लंबी झारखंड में कोडरमा बरकाकाना रेल लाइन के दोहरीकरण से संबंधित है, जबकि दूसरी परियोजना 185 किलोमीटर लंबी बल्लारी चिकजाजुर रेल लाइन का दोहरीकरण किया जाना है, जो कर्नाटक के चित्रदुर्ग और आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से होकर गुजरती है। तो ये हमने लास्ट जी का रिवीजन पढ़ लिया। ठीक है, आइए, अब कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति? इन सभी की नियुक्ति करता है, और कल हमने आपको टास्क दिया था कि आप इन सभी के बारे में पढ़ लीजिएगा। मैं उम्मीद किया हूं कि आप लोग कल जो है इनके सभी को पढ़ लिए होंगे आप, यानी कि महान्यायवादी के बारे में, यानी कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, कैग के बारे में, राज्यपाल के बारे में आपने पढ़ा होगा। मैंने कहा था इसके बारे में आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज हमारा क्या है, पहला टॉपिक है। पहला टॉपिक क्या है? तत्काल टिकट बुक करने के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य हो जाएगा। आप जानते होंगे टिकट की ब्लैकिंग बहुत होती है, लोग बहुत ब्लैक करते हैं, लेकिन अब आप जब टिकट करेंगे, बुक करेंगे, तो क्या होगा, आधार सत्यापन, आधार कार्ड का आपका प्रूफ जरूर चाहिए होगा। इसके अलावा अगर आप IRCT और उसके अलावा अगर आप किसी एजेंट से कराते हैं तो वहां पर भी एजेंट को भी ये काम करना होगा, और आपके मोबाइल नंबर पर जिस पर टिकट बुक कर रहा होगा उस पर एक OTP आएगा। अभी तक OTP का सिस्टम नहीं था। अभी क्या होगा कि जब जो भी एजेंट होते हैं अगर वो करेंगे टिकट की बुकिंग, तो आपके फोन नंबर पर जिससे आप कर रहे होंगे टिकट बुक, उस पर आपके एक OTP आएगा। ठीक है, सत्यापन होगा, देन उसके बाद जो है रिजर्वेशन होगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो ये परिवर्तन किया गया है। इसका मेन रीजन क्या है?
जो टिकट बुकिंग जो ब्लैक में की जाती है उस पर रोकथाम लगाई जा सके। हालांकि इससे बड़ी जो बात है वो है कि सरकार ट्रेनों की रिजर्वेशन सिस्टम पर ज़्यादा ध्यान दे। कई बार क्या होता है कि भाई वेटिंग आप क्यों देते हो, वेटिंग मत दिया करो, 10, 12, 15 वेटिंग से ऊपर दिया मत करो। लेकिन क्या है, रेलवे की बड़ी खराब बात है अपने आप में कि हालांकि सुधार इसमें हुआ व्यापक स्तर पर, लेकिन फिर भी और सुधार की आवश्यकता है। टिकट में आप बताइए, जब मैं उत्तराखंड में रहता था, मुझे याद है जब मुझे घर आना होता था लखनऊ, तो टिकट मतलब 300, 400 वेटिंग तक मुझे मिलती थी। बताओ, मतलब 400 वेटिंग देने का क्या लॉजिक है यार, है बताओ। हालांकि तब मैं स्लीपर में आता था उस टाइम, ठीक है। अब तो भगवान ने से कुछ ठीक ठाक स्थिति हो गई, थर्ड एसी में आते हैं, लेकिन पहले स्लीपर में आते थे, ठीक है। स्लीपर में जगह नहीं देती थी, बताओ, लोग वेटिंग है, लंबे भारे पड़े हैं एकदम से। थर्ड एसी तक तो मैं नहीं मिलता था। थर्ड एसी तो मैंने पहली जर्नी मैंने थर्ड एसी की जो है की है 2000 आई थिंक 20-21 में की है, मतलब सोचो। और जबकि मैं बचपन से घर से बाहर हूं, उसके बाद ये स्थिति है। तो उस समय स्थिति ऐसी रहती थी कि टिकट नहीं मिलता था, बताइए। और बड़ी भीषण जो है क्या कहते हैं मार अपने आप में। जनरल टिकट तो सोचिए कि जनरल में बैठना अपने आप में क्या होता है। जनरल में हम लोग बैठने के लिए, मुझे याद है कि हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर हम लोग एक जनता एक्सप्रेस चलती है, शायद आप लोग जानते होंगे, वो 8:30 बजे निकलती है हरिद्वार से। तो मैं उसमें जो है शाम के 4 बजे एक डिब्बा, एक कोच उसका खड़ा रहता था हरिद्वार स्टेशन पर। सीट पाने के लिए, जो ट्रेन 8:30 बजे छूटती है, हम लोग सीट पाने के लिए, सीट मिल जाए उसके लिए हम लोग 4 बजे ही उस ट्रेन में बैठ जाते थे। चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, पकते रहते बिना लाइट पंखा के, सब कि सीट मिली रहे। सोचो इतनी भयावह स्थिति है रेलवे की, क्या कीजिएगा बताइए। टिकट मिलता नहीं था, छुट्टी जल्दी अलॉट नहीं होती थी, है ना, क्या कीजिएगा। चलिए आइए, ये सरकार ने किया कि भैया अब आधार जो है प्रमाणीकरण आवश्यक हो गया। यही सारी बातें यहां पर लिखी गई हैं, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मोटे तौर पर मैंने इसको समझा दिया है, पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा आप लोग इसको, ठीक है। चलिए ये देखिए, थोक बुकिंग को रोकने के लिए टिकटिंग एजेंटों को बुकिंग विंडो के पहले 30 मिनट के दौरान ओपनिंग डे तत्काल टिकट बुक करने की अनुमति नहीं होगी। और एसी क्लास के लिए यह प्रतिबंध सुबह 10 से 10:30 तक होगा, और जो नॉन एसी क्लास है उसके लिए 11 से 11:30 तक होगा, ठीक है। चलिए आइए, 1 जुलाई 2025 से आईआरसीटीसी की वेबसाइट और ऐप से तत्काल टिकट बुक करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अनिवार्य कर दी गई है। ये क्या हो गया है बताइए, आधार सत्यापन हो गया। अच्छा, आईआरसीटीसी से भी हाल ही में कुछ दिन पहले भी चर्चाओं में रहा है, आपको याद होगा। आप कहेंगे सर क्यों चर्चाओं में था, तो क्यों चर्चाओं में था मुझे बताइएगा अगर आपको याद है तो। एक आईआरसीटीसी और एक कंपनी और थी, क्यों चर्चाओं में थी, क्योंकि इसे नवरत्न का दर्जा दिया गया है ना, नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो अब बताओ, एक तो आईआरसीटीसी थी, और आईआरसीटीसी के साथ में और कौन एक कंपनी थी जिसको हाल ही में जो है नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। मुझे कमेंट करके जरा बताइएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, ठीक है। आईआरसीटीसी के साथ में वो दूसरी कंपनी कौन थी जिसको नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, ठीक है। कमेंट करके मुझे बताइएगा, बैठे मत रहिएगा, चैटियाने पर मैसेज धड़ भेज देते हैं आप लोग। कमेंट करके मुझे बता दो जरा एक बार, है ना, कि क्या होगा, कौन सी कंपनी थी। चलिए दूसरा क्वेश्चन, कच्चे खाद्य तेल पर सीमा शुल्क को, यानी कि जो आपकी कस्टम ड्यूटी होती है उसको 20 से घटा करके 10% जो है कर दिया गया है, ठीक है। तो कच्चे खाद्य तेल, जो भी कच्चा आपका खाद्य तेल होता है, यहां पे देख पा रहे होंगे बोतल्स में पैक है, ठीक है। सीमा शुल्क एक्साइज ड्यूटी जो क्या होगी, सॉरी सीमा शुल्क जो होगा कस्टम ड्यूटी क्या होगा, 20 से घटाकर 10% जो है कर दिया गया है। इनमें सूरजमुखी का तेल हो गया, आपका सोयाबीन का हो गया, ताड़ के तेल भी शामिल है इसमें, है ना। और इससे कच्चे तेल और रिफाइंड तेल पर आयात शुल्क का अंतर जो है 8.75% से घट करके 19.25% के बीच रह गया है अपने आप पे, ठीक है। तो ये भी आपको क्या करना है, विशेष तौर पर ध्यान देना है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि सीमा शुल्क में कमी का उद्देश्य खाद्य तेलों की खुदरा कीमतों को क्या करना है, कम करना है। क्योंकि आप जानते हो कि खुदरा तेल की कीमत क्या हाई है अपने आप में, एक आम जनमानस को इसका फायदा मिल सके, है ना, उसको जो है क्या कहते हैं कम पैसा खर्च करना पड़े, इसके लिए काम किया गया है, ठीक है। इससे घरेलू रिफाइनिंग को और प्रोत्साहन और किसानों को उचित मूल्य मिल जाएगा अपने आप में। अब क्या है सीमा शुल्क, यानी कि कस्टम जो ड्यूटी होती है, क्या होती है, अक्सर आपने सुना कस्टम ड्यूटी ये है कस्टम ड्यूटी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि कस्टम ड्यूटी आप सुनते होंगे, खूब पढ़ते होंगे, कस्टम ड्यूटी इतनी हो गई, ये हो गई, वो हो गई, लेकिन आपने कस्टम ड्यूटी कभी इंटरनेट पर डाल के सर्च नहीं किया होगा, ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन भैया अगर मेरे से पढ़ोगे ना, हम आपको सब पढ़वाएंगे, रटवाएंगे, आपके दिमाग में घुसाएंगे, अरे भैया यूं पढ़ लो तुम। क्योंकि पढ़ने का तरीका यही है कि जब भी आप कोई थ्योरी पढ़ रहे होते हैं, उस पढ़ते समय कोई भी टर्मिनोलॉजी अगर आपके सामने आती है, आप उसको क्या करें, अच्छे से रेडी कर लें। तो आप देख लेते हैं कि आज भाई कस्टम ड्यूटी क्या होती है ना।
कस्टम इंस्पेक्टर भी होते हैं, एसएससी के थ्रू इसकी जॉइनिंग भी होती है ना, खूब पैसा लोग इसमें कमाते हैं। नंबर 2 वाला नहीं कमाइएगा भाई साहब, ठीक है, मामला गड़बड़ा जाएगा आपका। चलिए, कस्टम ड्यूटी यानी कि सीमा शुल्क वह कर या टैक्स है जो सरकार द्वारा किसी देश में आयात यानी कि इंपोर्ट या निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट किए जाने वाले सामानों पर लगाया जाता है। सिंपल सी बात, कस्टम ड्यूटी यही तो होती है, सरकार प्लस माइनस इसमें करती रहती है कई बार, है ना। आगे, जब कोई वस्तु देश की सीमा पार करती है, कोई भी प्रोडक्ट है, ये देश की सीमा है, ये एक्स नामी कोई प्रोडक्ट है, देश की सीमा को क्या करेगी, पार करेगी, तो क्या होगा, तो इस पर ड्यूटी लगी। जैसे भारत में चीन से मोबाइल फोन आता है, जैसे भारत में ये हमारा इंडिया हो गया, ये चाइना हो गया आपका, ठीक है, तो क्या कहा, जैसे भारत में चीन से मोबाइल फोन आता है, यहां से मोबाइल फोन यहां आया, तो इस पर क्या लग जाएगा, इस एक्स नाम के ए नाम के प्रोडक्ट पर कस्टम ड्यूटी लग जाएगा अपने आप पे, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है, सरकारी राजस्व को बढ़ाना। भाई सिंपल सी बात है, कोई सामान आएगा अगर चाइना से तो कस्टम ड्यूटी लगाई सरकार कि भैया हमारे यहाँ तुम्हारा सामान आ रहा है, हम तो लगाएंगे कस्टम ड्यूटी। बताओ, सीमा शुल्क एक तरीके से, सीमा को पार करोगे तो उसके लिए पैसा देना पड़ेगा तुमको, जस्ट आप यूं समझ लीजिए उसको, है ना, जाएगा तो भी लगेगा, आएगा तो भी लगता है, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों पे लगता है। चलिए, सरकारी राजस्व को बढ़ावा देना, घरेलू उद्योग की सुरक्षा करना, विदेशी वस्तुओं की अनियंत्रित आमद को रोकना, तो ये क्या है, ये कस्टम ड्यूटी जो लगाया तो इसका उद्देश्य है मुख्य तौर पर, ठीक है। तो कोई भी वस्तु जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जाती है उस पर सरकार जो है सीमा शुल्क लगाती है ना। चलिए आगे, निम्नलिखित कथन और कारण होगा भाई, कथन और कारण पर विचार कीजिए, इसके आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है आपके सामने, सीमा शुल्क वह दर है जो केवल निर्यात की गई वस्तुओं पर लगाया जाता है। बताओ क्या सही है गलत है, आगे बढ़ते हैं। कारण क्या है, सरकार इससे केवल विदेशी वस्तुओं की आमद को रोकती है। बताओ क्या कथन और कारण में से क्या एक सही, या कारण जो है कथन की सही व्याख्या करता है, क्या है, ए और आर दोनों सही हैं, ए सही है पर आर गलत है, ए गलत है पर आर सही है, या ए और आर दोनों ही गलत हैं, क्या होगा इसका उत्तर बताओ। ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, है ना। बताओ क्या होगा इसका उत्तर, क्या होगा भाई, इसका उत्तर होगा डी वाला, ए और आर दोनों ही गलत हैं भाई साहब, है ना। कहां लिखा है कि वह केवल निर्यात पर लगाई गई, निर्यात और आयात दोनों पर लगाया जाता है। दूसरा, सरकार इससे केवल विदेशी वस्तुओं की आमद को रोकती है, नहीं भाई साहब ऐसा तो नहीं है, या मैं गलत हूं, आप बताओ, डी ही ऑप्शन होगा या सी होगा या बी होगा, ए होगा, क्या होगा। देखो मैं गलत हो सकता हूं, मेरे पर विश्वास मत करना, ठीक है, देखते हैं, बट फिर भी डी इज द राइट आंसर, ठीक है, डी ही क्या है, सही है, ठीक है, दोनों कथन गलत हैं अपने, है ना। चलिए, विकसित कृषि संकल्प अभियान, ये अभी चर्चाओं में रहा है, आप जानते होंगे। तो विकसित कृषि संकल्प अभियान का 12 जून को समापन हो गया है, और ये उड़ीसा से शायद शुरू हुआ था, आई थिंक उड़ीसा में, है ना। यानी कि इस अवसर पर गुजरात के बारदोली में किसान सम्मेलन आयोजित किया गया, और इसमें कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी शामिल रहे। देश को कृषि में आत्मनिर्भर बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुरूप 29 मई को यह राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया था। तो 29 को शुरू किया गया था, समापन कब हुआ, 12 जून को हुआ। लेकिन भैया जी लोग कहां से शुरू हुआ था, यह भी तो जरूरी है आपके लिए, है ना। तो क्या है विकसित कृषि संकल्प अभियान, आप देख लेते हैं इसको। तो यह एक जो है 25 में शुरू किया गया, 25 में शुरू किया गया 15 दिन का राष्ट्रव्यापी किसानों के बीच विज्ञान आधारित कृषि तकनीकों, सरकारी योजनाओं और आधुनिक उपकरणों को पहुंचाने का कार्यक्रम है। 3 चीजें दे रखी हैं, क्या, विज्ञान आधारित कृषि तकनीक, यानी कि अगर हम विज्ञान पर बेस्ड टेक्नोलॉजी जो भी होती है, अगर उस पर हम बेस्ड अगर अपनी एग्रीकल्चर को करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी अपने यहाँ पे। तो वैज्ञानिक सोच पर आधारित कृषि को करना चाहिए। दूसरा, सरकारी योजनाएं, अर्थात वह योजनाएं जो कृषि क्षेत्र में है, चाहे वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में हो जानकारी, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात हो, चाहे कोई अन्य योजना हो, उन योजनाओं का लाभ किसान अपनी कृषि को बढ़ाने में कैसे कर सकते हैं, उन योजनाओं के बारे में जानकारी देना, और आधुनिक उपकरणों को पहुंचाने का कार्यक्रम, यानी कि कृषि यंत्र जो होते हैं आपके अलग अलग प्रकार के, चाहे वो रोपाई करने वाले हों, चाहे वो सिंचाई करने वाले हों, चाहे घास निकालने वाले हों, चाहे पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड कुछ का छिड़काव करने वाले हों, चाहे ड्रोन सिस्टम हो, जो भी अत्याधुनिक जो भी कृषि यंत्र हैं उनकी पहुंच बनाना जो है,
इस पूरे सम्मेलन का क्या था, उद्देश्य था? आप जानते होंगे सरकार किसानों की आय दुगनी करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और आगे भी करती रहेगी। ठीक है, तो ये इसी का जो है इसमें मकसद था। शुरुआत कहां से हुई भाई साहब? 29 मई 2025 को शुरुआत पुरी यानी कि उड़ीसा से हुई, याद रखिएगा, और समापन इसका गुजरात में हुआ। शुरुआत हुई 29 मई को उड़ीसा यानी कि पुरी से, और समापन हुआ 12 जून 2025 को गुजरात के बारदोली में इसका समापन हुआ। गुजरात का बारदोली और कई मामलों में फेमस है, आपने इतिहास के पन्नों में इसको झकझोरा होगा, खूब पढ़ा होगा। बारदोली 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 क्यों फेमस है, या बारडोली बारदोली एक ही चीज है, अलग अलग है, मुझे बताइएगा आप लोग। ठीक है, चलिए। उद्देश्य क्या है इसका? वैज्ञानिक फसल और खेती तकनीकों को साझा, उन्नत बीज, प्राकृतिक खेती, संरक्षित सिंचाई, ठीक है, जैव खाद, फर्टिलाइजर व्यवस्थापन इसका करना, भाई किस तरीके से कर सकते हैं। मिट्टी स्वास्थ्य कार्ड का प्रयोग, संतुलित उर्वरक उपयोग पर प्रशिक्षण, ठीक है, पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन और बागवानी जैसी एग्री डाइवर्सिफिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रचार करना। ओवरऑल कृषि से संबंधित जो भी गतिविधियां होती हैं उनके बारे में जागरूकता फैलाना, वैज्ञानिक सोच को विकसित करना, जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है उनको अडॉप्ट करना, और किसी क्षेत्र में नए नए इनोवेशन अर्थात नवाचारों को शामिल करना। दरअसल इसी का क्या था, ये इसी सम्मेलन का उद्देश्य था, जिसका नाम है विकसित कृषि संकल्प अभियान, जो कि लगातार 15 दिनों तक आयोजित किया गया। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। कोई दिक्कत तो नहीं है, याद रहेगा ना? चलिए आगे भी एक पॉइंट है इसमें उद्देश्य में, ये पॉइंट आप पढ़ लीजिएगा और आगे लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आप बताइए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 कथन क्या है? 2 कथन दिया रखा है, आपको बताना है कौन सा है इसमें से। ठीक है, तो विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 का समापन गुजरात के बारडोली में हुआ, तो बिल्कुल सही बात है, मुझे तो पूरा याद है। शुरुआत उड़ीसा में पुरी से हुई, समापन गुजरात के बारडोली में हुई, मतलब समापन गुजरात के बारडोली से हुआ। ठीक है, यह अभियान 15 दिन तक चला और वैज्ञानिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने के उद्देश्य शुरू किया गया था। बिल्कुल सही बात है, वैज्ञानिक सोच को डेवलप करने के ही उद्देश्य से तो इसकी शुरुआत की गई थी। सही बात है, यानी कि मेरे अनुसार कथन 1 और कथन दोनों सही हैं। अब आप देखो कहां पर लिखा है 1 और 2 सही का है। ठीक है, दोनों कथन सही है अपने आप में, है ना? दोनों कथन सही है, और ये अगर आप देखेंगे तो ये कथन 2 इसकी एक तरीके से डिटेल्स है इसका, है ना, व्याख्या करता है इसकी। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग सी वाला ऑप्शन होना चाहिए, सही है ना? सी इज द राइट आंसर। देखते हैं, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, ये भी अभी चर्चाओं में है, आप जानते होंगे, और ये बड़ा फैक्चुअल डेटा और कॉन्सेप्चुअल डेटा दोनों इसमें रहेगा। इससे आपके एग्जाम में कई सारे प्रश्न बनेंगे। तो पहला प्रश्न तो ये बन जाएगा कि बताओ विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है। एक प्रश्न तो यही बन जाएगा, आपको ये बताना है। दूसरा, बाल श्रम एक अपने आप में एक बड़ी चिंताजनक बात होती है। छोटे छोटे बच्चों को जो है बाल श्रम में क्या कर दिया जाता है, उन्हें धकेल दिया जाता है। आप अक्सर देखते होंगे छोटे छोटे ढाबों पर, छोटे छोटे होटल्स पे, बाकी सर्वेंट के रूप में छोटे बच्चे काम करते हैं। हालांकि संविधान में इसको बैन किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में बाल श्रम पर निषेध किया गया है? ठीक है, एक अवैध देह व्यापार एक तरीके से अपने आप में, और इसके अलावा जो है बलात्श्रम वगैरह, ये सब क्या है, ये सब बैन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके जो है क्या कहते हैं, आपके जो है आर्टिकल्स हैं इसके, उसको लेकर के। तो अभी हम चर्चा इस पर आगे करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है, आप लोग गलती में कई सारी चीजें कर जाते हैं। याद है मुझे कि जो एक मेरे मित्र थे, तो उन्होंने आईएएस की तैयारी करना शुरू किया। जब आप आईएएस की तैयारी करना शुरू करते हो, आपके अंदर एक अजब जज्बा जोश आ जाता है। तो दिल्ली में मुखर्जी नगर में थे, और वहां पे क्या हुआ कि मेस में वो लोग खाना खाते थे। वहां पर देखा जो है एक बच्चा काम कर रहा है, जिसकी उम्र जो है 12 साल तक रही होगी, 12 साल से कम ही रही होगी। वो काम कर रहा था। अब वो भाई साहब नए नए थे, तैयारी कर रहे थे, उनको जोश आया। उन्होंने मेस वाले से कहा कि भैया तुम्हारे यहाँ काम क्यों कर रहा है, इसको निकाल दो। उन्होंने कहा नहीं है तो इसको तो काम करना पड़ेगा, हम कराएंगे। इन्होंने आर्टिकल गिना दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, एफआईआर हो गई। एफआईआर हो गई तो उस बच्चे को निकाल दिया गया। अल्टीमेटली वो काम पे नहीं रखा गया उसको। लेकिन कुछ दिन बाद वही लड़का जो है बेचारा मृत पाया गया अपने आप में बच्चा। तो कई बार क्या होता है, ये कल कारखानों में काम करना, या जो है क्या कहते हैं, इनको बाल मजदूरी कराना, ये क्या है, बाल श्रम कराना, ये निषेध है। लेकिन कई बार आप लोग जोश में कई सारे एकदम गुस्से में आकर के एकदम से कि मैं इसकी तैयारी करता हूं, मैं ही सब कुछ तोड़ फोड़ दूंगा एकदम से। ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना? तो जैसे वो बच्चा था, उसको क्या कहते हैं, शिकायत कर दी कि उसको बाहर कर दिया गया।
तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी कि भाई बच्चे का कोई पेरेंट्स है कि नहीं है, आपको पता करना चाहिए था, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। ठीक है, तो वो एक उसकी बेचारे की जान चली गई एक तरीके से। तो जब भी आप कोई ऐसा समाज सुधारक वाला कार्य करें तो आप उसकी जिम्मेदारी लें प्रॉपर तरीके, उसके बाद कोई कदम उठाए, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, दो बच्चों का शोषण रोकने, क्योंकि इस पर जो है आपको जो है उसको कहीं ले जाकर या तो उसको पढ़ाने का ठेका लेना चाहिए था आपको ना, उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, या किसी ऐसे संस्था को उसको देना चाहिए जहां पर उसका विकास हो सके, जहां पर उसकी पढ़ाई हो सके। ऐसे बहुत सारी संस्थाएं होती है जहां पर बच्चों को रखा जाता है अनाथालय में, है ना। बट क्या करें, जो उसमें हम लोग गलती कर देते हैं, कोई बात नहीं। चलिए, खैर, बच्चों का पहली बात तो 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है कि बाल श्रम भैया क्या निषेध है अपने यहाँ पे। ठीक है, बच्चों का शोषण रोकने और बाल श्रम को समाप्त करने के लिए इस वर्ष जो है प्रयासों को तेज करने का लक्ष्य रखा गया है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष से कल जारी रिपोर्ट में, यानी कि परसों एक रिपोर्ट जारी हुई थी, उसके अनुसार कहा गया कि 2024 में लगभग 13 करोड़ 80 लाख बाल श्रमिक थे। आप सोचो, 13 करोड़ 80 लाख बाल श्रमिक अभी भी हैं वैश्विक लेवल पर। बड़ी बात है अपने आप में, इस पर ध्यान देना चाहिए ग्लोबली। इसमें से लगभग 5 करोड़ 40 लाख बच्चे ऐसे खतरनाक कामों में लगे हुए थे जो उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और विकास से क्या है, प्रतिकूल है। कल कारखानों में अगर आप लगे रहेंगे तो निश्चित तौर पर उनके स्वास्थ्य के लिए बड़ा हार्मफुल है। एक तो छोटे हैं प्लस उनके लिए हानिकारक है। दूसरा, शुरुआत की अगर हम बात करते हैं इस बाल श्रम के निषेध दिवस की, तो वर्ष 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा ही दरअसल विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की शुरुआत की गई थी। थीम की अगर हम बात करते हैं, थीम क्या होगा, तो इस वर्ष की जो थीम है आप यहां पर देख पा रहे होंगे, प्रोग्रेस इज क्लियर बट देयर्स मोर टू डू, लेट्स स्पीड अप एफर्ट्स। ये इसकी क्या है, थीम है, जो कि आपकी यहां पर लिखी हुई है। मैं थोड़ा सा इसको जूम करके मैं आपको बता देता हूं, ये क्या है, ये आपकी थीम है। इसको आप एक बार क्या करिए, पढ़ लीजिए। ये देखो, दिख गया आपको, प्रोग्रेस इज क्लियर बट देयर्स मोर टू डू, लेट्स स्पीड अप एफर्ट्स। ये क्या है, थीम है इस बार की, है ना। इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उद्देश्य वही कि बाल श्रम निषेध को, मतलब बाल श्रम निषेध करना, बाल श्रम को नहीं आगे बढ़ाना है। 2000 की थीम अभी मैंने आपको बता ही दी, जो कि आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोग्रेस इज क्लियर बट देयर इज स्टिल मोर वर्क टू डू, इट लेट्स एक्सेलरेट एफर्ट्स। तो ये इस बार की थीम है अपने आप में। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका, मुख्य उद्देश्य है बाल श्रम के कारण बच्चों के अधिकारों का हनन रोकना भाई, ताकि बाल श्रम के नाम पर आपने देखा होगा अक्सर रोड पर जो है ना, रोड पर छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते दिख जाते हैं। इसमें उन बच्चों की गलती नहीं, उनके माता पिता की गलती है जो अपने बच्चों को ऐसे भीख मांगने के लिए लगा देते हैं। ठीक है, जब भी आपके सामने कोई बच्चा भीख मांगने आए तो आप उसको पैसा सा मत दिया करिए, उसको बुलाओ और उसको समझाओ कि आप जो कल गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। बोलो भूख लगी खाना खिलाऊंगा, प्यास लगी पानी पिलाऊंगा, कुछ खाओ, बताओ क्या खिलाऊंगा, लेकिन उनको समझाओ कि अपने पापा को मम्मी को, और उनको जहां पर मम्मी पापा रहते हो उनको पकड़ कर धूनो उनको कस के एक देवर, है ना, जो बच्चों को काम करवाते हैं। बच्चों कुछ मत कहो, उनको माता तक पकड़ो, कूटो एकदम कस के अच्छी तरीके से, सही हो जाएंगे, दिमाग सही हो जाएगा उनका। मेहनत नहीं करते हैं, अपना बच्चों को लगा देते हैं काम पर, अपना भी भीख मांगेंगे और तुम भी। अच्छे आप अपंग है, हैंडीकैप है, तो आप उसके उस मांगते हैं एक बार कुछ चलता है, लेकिन अगर आप ठीक ठाक है क्या मांगते हैं भीख भाई, बताओ। अच्छा, भीख मांगने से एक प्रश्न याद आ गया, अभी हाल ही में ऐसा कौन सा जिला है जहां पर भिखारी मुक्त उसे घोषित कर दिया गया है? मैंने पढ़ाया था, याद है ना आपको, भिखारी मुक्त होने वाला देश का पहला जिला कौन सा है, पहला शहर कौन सा है, बताइए पहला शहर कौन सा है, बताइए मुझे। ठीक है, इसके अलावा सरकारों, नियोक्ताओं, ट्रेड यूनियनों और सिविल सोसाइटी को बाल श्रम समाप्त करने की दिशा में जुट करना, बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा उपलब्ध कराना। तो ये क्या है, इसके उद्देश्य है मुख्य, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब मेन जो मुख्य पॉइंट आता है आपके सामने वो ये है, आपके सामने जहां पर प्रश्न बनता है, आपके खूब सारे प्रश्न बनते हैं और एग्जाम में आपके आता है यहां से प्रश्न, है ना। तो अनुच्छेद 21A क्या कहता है, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है, यानी कि बाल श्रम को रोकने के लिए भाई, कि आपको शिक्षा का अधिकार दिया गया, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन पर खूब सारे प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम के लिए, है ना भाई। सबको बच्चों को पढ़ने का अधिकार है, काम करने का अधिकार। ये तो बच्चों थोड़ा ना कि बात समझ आप उसको जो है कल कारखाने में लगा दो, काम में लगा दो, नहीं, उसको पढ़ने का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन है उसको। ठीक है, जब पढ़ने की उसकी उम्र है तो फिर काम क्यों कर रहा है भाई, है ना। तो ये एक प्रावधान किया गया आर्टिकल में। दूसरा, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का अधिकार दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह प्रावधान
86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था। अब यही फैक्ट आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि किस अमेंडमेंट के तहत राइट टू एजुकेशन का प्रावधान किया गया और किस आर्टिकल में है ये चीज, तो आप यहां पर इसको मेंशन कर देंगे। बहुत बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप इसको नोट रखेंगे, है ना, गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 24 क्या कहता है, यहां से खूब प्रश्न बनते हैं आपके आर्टिकल अच्छा, आर्टिकल 23 क्या है? आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 दोनों ही से प्रश्न खूब बनते हैं। आर्टिकल नंबर क्या? 23, याद कर लीजिए क्या, आर्टिकल 23, आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर आपका 24, ठीक है। आर्टिकल 23 और 24 दोनों आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि आर्टिकल 23 क्या, आर्टिकल 24 क्या है। तो आर्टिकल 23 आप मुझे बताइएगा या सर्च कीजिएगा और आर्टिकल 24 पढ़ लीजिए आप यहां पर। आर्टिकल 24 क्या कहता है? बालकों को खतरनाक कार्यों से संरक्षण, कि ऐसे किसी भी कार्य में वो नहीं रहेंगे जहां पर जो है खतरनाक कार्य होता है अपने आप पे, है ना। 14 वर्ष से कम आयु का कोई भी बालक किसी भी कारखाने, खदान या किसी भी खतरनाक कार्य में नियोजित नहीं किया जाएगा। 14 वर्ष से अगर उम्र कम है तो आप किसी ऐसे कल कारखानों में, फैक्ट्रियों में काम नहीं कर सकते हैं जो खतरनाक है, जहां पर कोई रसायन बनता है, कोई खदान है, कोयला की या कुछ भी ऐसा है, वहां पर आप काम नहीं कर सकते हैं। ये प्रावधान किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 24 के अंतर्गत। राइट, इसके अलावा आर्टिकल 39 ई और एफ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये, और यहां पर भी इस डीपीएसपी में भी जो है कुछ बातें कही गई हैं, यानी कि पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को ऐसे कार्यों से बचाया जाए जो उनकी शक्ति और उम्र के लिए अनुपयुक्त हो, यह भी बताया गया। हमारे डीपीएसपी में कहा गया बात, बचपन और युवा अवस्था को नैतिक और भौतिक परित्याग से बचाया जाए और उन्हें स्वतंत्रता एवं गरिमा में विकास का अवसर मिले। ये हमारे आपके डीपीएसपी में अर्थात नीति निर्देशक तत्वों में समाहित किया गया है इसको। इसके अलावा अगर बात हम अनुच्छेद 45 की करेंगे तो बच्चों के लिए प्रारंभिक देखरेख और शिक्षा का प्रावधान किया गया है, यानी कि 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए राज्य प्रारंभिक बालिक काल देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करेगा 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। याद है पॉइंट। इसके अलावा संबंधित विधिक प्रावधान की बात करें, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल आपके जो भी चीजें हैं वो दी गई, लेकिन अगर हम बात जो है लॉ की करते हैं, अगर हम लोग बात विधिक अधिकारों की करते हैं, कानून की करते हैं, तो उसमें क्या है, बाल श्रम निषेध और विनिमयन अधिनियम 1986 संशोधित किया गया इसे वर्ष 2016 में। ये क्या कहता है भाई, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी कार्य में रोजगार देना क्या है, प्रतिबंधित है। ठीक है, 14 साल से कम उम्र को आप रोजगार नहीं दे सकते हैं। 14 से 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक उद्योगों में काम रखने को मना किया गया है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना ये भी एक है कार्यक्रम, इसमें बाल मजदूरों के पुनर्वास हेतु ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो अब आप इन सारे प्रश्नों को अगर आप बाल श्रम पर, ठीक है, और बाकी युवाओं पर अगर आप आपको निबंध या कोई भी चीजें लिखने के लिए आ गई, आप इन सारी चीजों को वहां पर कोट कीजिएगा, आपको खूब ज्यादा नंबर मिलेंगे। और यहां से भाई साहब प्री खूब प्रश्न बनता है। प्लीज अब देखो, मैं चाहता तो बाल श्रम निषेध दिवस के बारे में बता करके आपको आगे निकल जाता कि जाओ चलो काम करो, लेकिन नहीं, मुझे आपको स्टैटिक डायनामिक पोर्शन दोनों कराना है, इसीलिए मैं सब में कराता रहता हूं। अब आप फिर भी करंट अफेयर्स मेरा नहीं देखते हैं तो क्या कीजिएगा, इतना डिटेल्स में कोई कराता रहता है नहीं। ठीक है, चलिए आइए, निम्नलिखित कथनों पर को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। नंबर 1, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की शुरुआत 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा की गई थी। तो ये क्या कथन सही है? मुझे लगता है कि हाँ सही है। दूसरा, इस दिवस का उद्देश्य बच्चों को शिक्षा, सुरक्षा और विकास के अवसर देने हेतु बाल श्रम के विरुद्ध वैश्विक जागरूकता फैलाना है। मेरे अनुसार दोनों ही कथन सही लगते हैं। ठीक है, यानी कि दोनों कथन सत्य हैं। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे लगता है कि दोनों कथन सही हैं, यानी कि सी मेरे अकॉर्डिंग तो उत्तर होना चाहिए। देखते हैं कि क्या से होगा सही। बिल्कुल सही बात है, सी इज द राइट आंसर। आगे, कबीर दास जी की जयंती भाई साहब अभी मनाई जा रही है, आप जानते होंगे। कब मनाई जाती है? प्रतिवर्ष जो है ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। 2025 में कबीर दास की जयंती 11 जून 2025 को मनाई गई, याद रखिएगा इस पॉइंट को भी। और जन्म कब होता है? लगभग 1398 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। स्थान काशी उत्तर प्रदेश में। मृत्यु हुई लगभग 1518 ईस्वी में मगहर उत्तर प्रदेश में हुई। ठीक है, इन पर खूब सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। धर्म क्या है? संत कबीर मुस्लिम जुलाहा परिवार में जन्मे माने जाते हैं, लेकिन उनका जीवन हिंदू मुस्लिम एकता और अध्यात्म में समर्पित रहा। हिंदू और मुस्लिम दोनों को मानते थे और उन पर कटाक्ष भी करते रहते थे। कबीर दास को जानते होंगे, इनके दोहे बड़े फेमस होते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, भक्ति आंदोलन के प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं वो। ठीक है, तो उनके दोहे आदि जो है सब कुछ बड़े फेमस हैं। उदाहरण के लिए, बुरा जो देखकर मैं चला,
बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपने मुझसे बुरा ना कोई। बड़ा अच्छा दोहा है ये, ठीक है। हम सब में कमी निकालते रहते हैं, ये है वो है फला है ढिमका है। कई बार मेरे ही कमेंट आ जाते हैं, अरे सर आप कैसे पढ़ा रहे हैं सर। हालांकि बहुत रेयरली होता कोई कमेंट करता है, नहीं तो आ जाता है। मैं अपने चैनल पर लाइव रहता हूं, सर आप क्या करते हैं, सर आपका एग्जाम निकला कि नहीं निकला। अरे महाराज मेरा निकला कि नहीं निकला, मैं गधा इंसान हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, बहुत जरूरी है ना आपके लिए। लेकिन तो दिक्कत होती कि हम दूसरों के घर में झांकते हैं, हम अपने घर में नहीं झांकते हैं कि हमारा परिवार कैसा है, हमारे लोग कैसे हैं, या मैं खुद कैसा हूं, है ना। ये जो झांकने की प्रवृत्ति है दरअसल यही हमें क्या करती है, बर्बाद कर देती है। इसलिए दूसरे के जीवन में झांकने से बेहतर है हम अपने भीतर झांकें और हम अपने भीतर सुधार करें कि हम अपने आप को कैसा बेहतर बना सकते हैं। इसीलिए गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हम बदलेंगे, क्या हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। दुनिया में किसी को बदलने की आपको आवश्यकता नहीं है। यदि आपने अपने को चेंज कर लिया, अपने में अगर बदलाव ला दिया, ये दुनिया खुद ब खुद सुधर जाएगी, ऑटोमेटिक सुधर जाएगी। आपको कुछ भी करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इसलिए दूसरों में झांकने से अच्छा है कि हम अपने में झांके। यही वही लिखा है कि बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई। यानी बुरा देखने चला था मैं, लेकिन मुझे कोई बुरा मिला नहीं दरअसल। लेकिन जब मैंने खुद में देखा तो लगा यार मुझसे बुरा तो कोई है ही नहीं अपने आप में, आ रहा बताओ। तो ये बड़ा अच्छा दो है, इसको आप लोग जीवन में उतारने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए, कबीरदास जी किस भक्ति आंदोलन से सम्मिलित थे। बड़ा अच्छा प्रश्न है ये। तो आई थिंक निर्गुण भक्ति आंदोलन से सम्मिलित है, यानी कि बी वाला ऑप्शन होना चाहिए सही, बिल्कुल सही बात है। निर्गुण भक्ति आंदोलन के जो है ये क्या कहते हैं, कवि थे। आगे, अहमदाबाद प्लेन क्रैश, अभी मैंने इसके बारे में शोक संवेदना भी व्यक्त की है, लेकिन कुछ कुछ फैक्ट आप इसको देख लेते हैं। अहमदाबाद जो एयरपोर्ट है वो अपने आप पे उसको हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो अपने आप में ये जो फ्लाइट थी अपने आप में ये अहमदाबाद से और लंदन के लिए उड़ान भर रही थी, आप जानते होंगे। एयर इंडिया का प्लेन था अपने आप में, है ना। और इसमें 222 लोग कुल सवार थे, ठीक है। इस हादसे के बाद एयर इंडिया ने AI 171 के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जो कि यहां पर दिखा गया है। फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रही थी। स्थान हंसोल अहमदाबाद से लगभग 9 किलोमीटर उत्तर में स्थित है अपने यहाँ पे, ठीक है। चलिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है उसके बारे में देखिए, नाम क्या है, स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पहले डिप्टी प्रधानमंत्री कौन, सरदार पटेल। क्या सरदार पटेल, सरदार होगा, अरे भाई साहब, ठीक है, सरदार पटेल। चलिए, शुरुआत इसकी कब होती है इस एयरपोर्ट की, 1937 से संचालन प्रारंभ और 1991 से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, ठीक है। 2000 में अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिल गया इसको। तो ये इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जहां से ये दुर्घटना हुई है, घटी अपने आप में। अहमदाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का आधिकारिक नाम क्या है, बड़े आसान सा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, ठीक है। भारत नेट परियोजना, ये बड़ी अच्छी योजना है, आप जानते हो, ग्रामीण क्षेत्रों को इंटरनेट की सुविधा प्रदान करना अपने आप में, और व्यापक स्तर पर डिजिटलाइजेशन को क्या करना, प्रमोट करना, ये अपने आप में एक बड़ी योजना के रूप में देखा रहा है। सरकार ने अक्टूबर 2011 में भारत नेट की शुरुआत की थी, जो कि महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसका उद्देश्य देश की प्रत्येक ग्राम पंचायत को किफायती हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना जो है सुविधा प्रदान करना, ठीक है। और संचार मंत्रालय के तहत यह एक पहल ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने, समावेशी विकास को बढ़ावा देने और शहरी और ग्रामीण समुदायों के बीच अंतर को पाटने का क्या करती है, प्रयास करती है अपने आप में, ताकि गांव में जो है विकास हो सके, डिजिटल चीजें हो सके। क्योंकि आप जानते होंगे आजकल हर काम इंटरनेट से होता है। ग्रामीण पंचायतों को, गाँव को अगर ब्रॉडबैंड सुविधाओं से जोड़ दिया गया अपने आप में, तो बड़ा क्रांतिकारी कदम जो हो जाएगा। चलिए, अगस्त 23 में सरकार ने संशोधित भारत नेट कार्यक्रम को भी मंजूरी दी। यह कार्यक्रम रिंग टोपोलॉजी में 2.64 लाख जीबी तक ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी द्वारा इंटरनेट पहुंचाना प्रदान करता है। मांग के आधार पर शेष गैस जीपी गांव यानी कि लगभग 3.38 लाख को ओएफ कनेक्टिविटी प्रदान करता है। एक डिजिटल भारत निधि सुना होगा, इसी से संबंधित है। ये क्या होता है, डिजिटल भारत निधि एक फंड है जिसका उद्देश्य भारत में दूर संचार सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच में क्या करना है, सुधार करना है। डिजिटल भारत निधि सुना होगा शायद आपने, इसी से रिलेटेड है ये अपने आप में, है ना। चलिए, इसे भारत सरकार द्वारा यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के प्रतिस्थापन के रूप में स्थापित किया गया था। डिजिटल भारत निधि के लक्ष्य क्या है, ये यहाँ पर कुछ लक्ष्य लिखे गए हैं, आप इसको आराम से जो है पढ़ लीजिएगा कि क्या इसके लक्ष्य हैं, है ना। चलिए,
अब आप बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। मुझे लग रहा है कि दूसरा कथन नहीं सही है ना, ये नहीं सही है, ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए है ना बस। तो एक कथन सही है केवल, या सभी कथन सही हैं, क्या होगा? अच्छा 3 कथन है इसमें, सॉरी 3 कथन सही हैं। अगस्त 2023 में सरकार ने संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान कर दी, ठीक है, 30 में हो गया था। तो 1 सही और 3 सही है, 1 और 3 बी वाला होना चाहिए, सही है ना, बी वाला। देखिए बी वाला है कि नहीं है, मेरे को सही बात है, बी वाला, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कमाला अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष जो चुने गए हैं। डॉक्टर जो आपके ये श्रीनिवास मुक्कमाला जी हैं, ये भारतीय मूल के डॉक्टर माने जाते हैं और वहां पर भी ये अध्यक्ष बनाए गए हैं, ठीक है, किसके? अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं कई बार कहता हूं कि जब भी कोई व्यक्ति विदेशों में जो कि भारतीय मूल का होता है उसे कोई नया पद, बड़ा पद, ठीक है, दिया जाता है तो वो प्रश्न आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो जाता है ना। चलिए आइए, तो अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन जिसको AAMA बोलते हैं कि 178 साल के यानी कि 178 साल के इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी भारतीय मूल के डॉक्टर को इसका अध्यक्ष बनाया गया अपने आप में, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जहां से प्रश्न पूछ सकता है एग्जाम में। डॉक्टर श्रीनिवासन मुक्कामाला को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। उन्हें लोग प्यार से बॉबी, क्या बॉबी मुक्कामाला कहते हैं। वो MD होने के साथ ही बेहतरीन क्या है, ओटोरंगोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। ये क्या होता है, आइए अभी हम इस पर चर्चा करेंगे कि ये क्या होता है। कई बार इस ऐसे टर्मिनोलॉजी पर प्रश्न आपके बायो में खूब पूछता है ना, कि जियोलॉजिस्ट किसको कहते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट किसको कहते हैं, ऑस्ट्रोलॉजिस्ट किसको कहते हैं, है ना, किस विज्ञान कहते हैं, किसको कहते हैं। तो आइए इसको हम देखेंगे। श्रीनिवास मुक्कामाला ने 180वें अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। यह फैक्ट भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि किस नंबर के अध्यक्ष हैं वो अपने आप में, ठीक है। चलिए, क्या है ओटोरंगोलॉजिस्ट, ये क्या होते हैं, ये होते हैं, इनको हिंदी में कर्ण, क्या कर्ण यानी कि ईयर, ठीक है, ईयर, और फिर नासिका यानी कि नोज, और गला यानी कि नेक, ENT भी इनको बोलते हैं, ENT डॉक्टर बोलते हैं इनको, ठीक है। यानी कि जो कान, नाक और गला के विशेषज्ञ होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको ENT डॉक्टर्स के नाम से भी जानते हैं, है ना। इनकी पत्नी भी हैं जो कि स्त्री प्रसूति रोग के जो है क्या है, विशेषज्ञ हैं अपने आप में, है ना। या डॉक्टर कान, नाक, नोज, मतलब कान, नाक और गला यानी कि ईयर, नोज और जो है आपके थ्रेड से समित होते हैं, ठीक है, उनके इलाज में विशेषज्ञ होते हैं ये, ठीक है। चलिए, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन AMA के 178 साल के इतिहास में इसके अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति कौन हैं, बताओ कौन होंगे? सिंपल सी बात है, डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कामाला, बस मुक्कामाला। मुक्कामाला से याद रखिएगा, मुक्कामाला, पहले मुक्कामाला किसी को, फिर माला पहना दिया, मुक्कामाला, बस हो गया। ये कौन है? ये जो है अमेरिका में जो है, जो एक आपके अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, है ना, कौन? मुक्कामाला, ठीक है, डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कामाला, ठीक है। चलिए, अब आप बताइए राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, बताओ, ठीक है, क्या इसमें से इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका उत्तर आप दीजिएगा। बहुत आसान सा उत्तर है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर मुझे तुरंत देंगे, ठीक है। बाकी आइए, ये पीसीएस का हमारा बैच चलता है। और हाँ, एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको और बता दूं कि अगर आपको अभी तैयारी से रिलेटेड कोई भी समस्या अगर आपको है, लगता है कि यार हृदय सर से बात करनी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे तैयारी करें कैसे तैयारी नहीं करें, कोई भी इशू है, डिकोड एग्जाम को कोई बैच लेना है, आपको कोई टेस्ट लेनी है, पीसीएस का बैच लेना है, टेस्ट लेनी है, तो उसके लिए आप सीधे, या कोई मुझसे आपको बात करनी है कि भाई अपन को बहुत लोड हो रहा है, क्या करें अभी आरओबी में पीसीएस में, तो आप मुझे सीधे इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 8604440921, क्या 8604440921। कई बार मेरे पास कॉल मैसेज आता है, कहते हैं सर मैं संकोच करता हूं कि कैसे कॉल करूं, कोई दिक्कत नहीं, बात पढ़ाई की है तो यू कैन कॉल एंड व्हाट्सअप, ठीक है, बी पॉजिटिव। नहीं उठेगा तो धैर्य रखिएगा, कई बार गुस्सा आ जाते हैं लोग, अरे सर आप लोग कैसे नंबर देते, उठता नहीं है, अरे भाई साहब बहुत सारे काम होते हैं ना, धैर्य रखेंगे तो चीजें हो जाएंगी आपके साथ, ठीक है, गुस्साना नहीं है ना, नहीं उठेगा कॉल तो गुस्साना नहीं है, धैर्य रखना, पेशेंस रखना है, ठीक है। चलिए, ये पीसीएस का बैच हमारा चल रहा है, वैसे तो अभी बहुत कम लोग तैयारी कर रहे होंगे, पीसीएस के सभी लोग आरोप लगे होंगे, लेकिन फिर भी आप लोग जो है इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसका लेने का फायदा ये होगा कि अगर आपको 26 में अगर एग्जाम देना होगा आरओ का, तो उसको में बेनिफिट मिल जाएगा।
पीसीएस का एग्जाम देना होगा तो भी आपको इसका फायदा बड़ा मिल जाएगा अपने आप पे, ठीक है। तो आप इस बैच को ले सकते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर होंगे इसमें, ठीक है। प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तैयारी कराई जाएगी इसमें आपको, ठीक है। बेसिक से पढ़ाया जाएगा आपको, प्री की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज शामिल होगी, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, डेली आपका क्विज, सब कुछ एवरीथिंग आपका इसमें अवेलेबल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 18 महीने का कोर्स रहेगा। इस कोर्स को लेने के बाद किसी बाहरी स्रोत को आपको लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। ये पॉइंट आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। इसके लिए आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8604409201 पर आप पीसीएस लिख करके आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको जो है कॉल आ जाएगी, आप उससे बात कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपके सामने एक प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जन भागीदारी और जन जागरण के प्रमुख स्रोतों की विवेचना कीजिए। क्या यह आंदोलन केवल शहरी मध्य वर्ग तक ही सीमित था? बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर मुझे लिख करके जरूर बताएंगे। ये प्रश्न का उत्तर लिख करके भी आप सीधे मुझे इसी नंबर पर 8604409201 पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, इसको भेज सकते हैं अपना उत्तर, फ्री ऑफ कॉस्ट में चेक कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये हो गया आज छोटा सा हमारा वीडियो। मिलेंगे हम लोग कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। एक बार पुनः से अहमदाबाद जो प्लेन क्रैश हुआ है उनके लिए, उन परिजनों के लिए और उन मृत आत्माओं के लिए बहुत ज्यादा शांति की मैं कामना करता हूं कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिजनों को एक बार पुनः से वह मनोबल दे और भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं ना हो, इसके हम सभी लोग, सभी भारतवंशी, सभी वैश्विक स्तर के लोग, हम सभी लोग कामनाएं करते हैं कि न सिर्फ भारत में बल्कि ग्लोबली जो है ऐसी दुर्घटनाएं आगे भविष्य में ना हो। इसके लिए जहां एक और भारत सरकार प्रयास करेगी इसके लिए व्यापक स्तर पर, तो ग्लोबली भी इस पर विशेष रूप से कार्य जरूर किया जाएगा कि जो भी प्रॉब्लम इसमें रही हो, टेक्निकल फॉल्ट जो भी रहा हो, ऐसे फॉल्ट अब दोबारा भविष्य में ना हो और ऐसी बड़ी दुर्घटनाओं पर रोक लगाई जा सके और इसकी प्रॉपर जो है निष्पक्ष जांच भी हो, यह भी जो है होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। संडे को हम लोग 1 वीक का रिवीजन करते हैं, संडे को रिवीजन भी जरूर देखिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपी पीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसेट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।